गणपति वंदना से करते हैं, तो कृपया आप गणेश जी की पूजा करके हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ललिता जी। राधे राधे। सभी को मेरा बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। हम उम्रों को राधे राधे। और आज का प्रोग्राम शुरुआत करते हैं गणेश वंदना जी से। गणेश जी निर्विघ्न से देवता है, सारे कार्य बहुत सुंदर से वो संपन्न करते हैं। उसी को फोन कर दो तो तुम्हारी फ्रेंड। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलो से गणपति बप्पा मोरिया। दीदी धन्यवाद दीदी। आपका म्यूट है दीदी। सुशीला दीदी म्यूट है आप। जी जी, अभी कर लिया अनम्यूट। आपका बहुत बहुत आभार ललिता जी। ये हमारी प्रांतीय अध्यक्षा हैं और इस कार्यक्रम को लेने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। गणपति वंदना करके आज हमने प्रोग्राम का शुभारंभ कर लिया है। अब हमारी खेतराजपुर की अध्यक्षा निर्मला लाठ जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस प्रोग्राम में सभी का अभिनंदन करें। निर्मला लाठ जी। जी निर्मला जी बोलिए। निर्मला जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। अरे म्यूट किए मतलब आवाज बोलने हाँ वाला। हाँ जी जी अभी आई। हाँ राधे 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 सभी को। मैं खेताजपुर शाखा अध्यक्षा निर्मला लाड इतना एकदम इस डायलॉग जुगल जोड़ी प्रोग्राम में प्रांत से जुड़ी ललिता जी और सुशीला फरमानिया जी का मैं स्वागत करती हूँ और इस प्रोग्राम में जुड़ी बहनों का स्वागत करती हूँ और हमारी जुगल जोड़ी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। निर्मला जी आपकी आवाज नहीं आई। एक मिनट। निर्मला जी अभी आ रही है। अभी आई जी। राधे राधे। आ रही है। राधे राधे सभी को। मैं खेताजपुर शाखा अध्यक्षा निर्मला लाट इस जुगल जोड़ी प्रोग्राम में प्रांत से जुड़ी ललिता जी और सुशीला फरमानिया जी का स्वागत करती हूँ और इस प्रोग्राम में जुड़ी बहनों का स्वागत करती हूँ और हमारी जुगल जोड़ी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सब के जीवन में खुशहाली आए और आप लोग हमेशा खुश रहें, ये कामना करती हूँ। धन्यवाद ललिता जी, बहुत अच्छे से आपने। आवाज आ रही है। पूजा जी आपके फोन में बैकग्राउंड आ रहा है, कृपया।
बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी। अब मैं सुशीला दीदी आप म्यूट हो गई है। धन्यवाद निर्मला जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से सभी का अभिनंदन किया। अब मैं आज की शाम के हमारे मास्टर ट्रेनर संजय सिंघी जी, क्या मैं उनकी तारीफ करूं? मेरे पास शब्द कम पड़ जाएं। उन्होंने कितने टूटते हुए घरों को बचाया है और कितनी ही हमारी बेटियों को सही शिक्षा देकर इस रास्ते डाला है कि वो अपनी गृहस्थी सुखी रूप से वो चला रही हैं। इनका बहुत छोटा-सा परिचय संक्षिप्त में मैं देना चाहूँगी। इनका नाम है संजय सिंघी, ये रायपुर से हैं। भारतीय जैन संगठना एक बहुत बड़ी संस्था है, व्यापक रूप में ये सब कार्यक्रम वो चला रही हैं। उनके ये नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जैन संगठना के। इनका जो आज जैसे हम कपल प्रोग्राम ले रहे हैं, ऐसे कपल प्रोग्राम है और एक स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम है, इसके ये मास्टर ट्रेनर हैं। स्मार्ट गर्ल प्रोग्राम और हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम के ये नेशनल हेड भी हैं। देश भर में 400 से ज्यादा स्मार्ट गर्ल ट्रेनर्स और 50 से ज्यादा कपल प्रोग्राम के ट्रेनर, जी हाँ, प्रोग्राम नहीं, इनके ट्रेनर इन्होंने तैयार किए हैं। प्रोग्राम तो इन्होंने अनगिनत लिए हैं, जिसकी की कोई सीमा ही नहीं है, गिनती ही शायद भूल गए हैं। तो ऐसे संजय भैया का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, तहे दिल से इनको धन्यवाद देती हूँ कि एक फोन पर ये यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए तैयार हुए। बहुत बहुत स्वागत है संजय भैया, और अब ये मंच आपके हवाले करती हूँ। बस आज जो हमारे कपल जुड़े हैं, उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, उनकी गृहस्थ लाइफ के लिए लोग उदाहरण दें, बस यही उम्मीद करती हूँ कि कुछ जादू की छड़ी आप चला दीजिए। गृहस्थ सुखी तो है, पर हमेशा ही जब तक जुगल जोड़ी उनकी बनी रहे, वो हमेशा दूसरों के लिए प्रेम स्वरूप रहकर उदाहरण प्रस्तुत करें। बस ऐसा कार्यक्रम आप दे दीजिए। स्वागत है आपका, अभिनंदन। धन्यवाद सुशीला भाभी। जादू की छड़ी तो किशन कन्हैया के पास है और वो चला रहे हैं, इसीलिए हम सब इस धरती पे खुश है, ये उनका आशीर्वाद है जी। बहरहाल मैं पूरे मन से अभिवादन करता हूँ सुशीला फरमानिया जी आपका, ललिता जी का, लाड भाभी का, और मैं जानता हूँ कितने लोगों ने अपना कितना टाइम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में लगाया होगा, तब कहीं जाकर संख्या में लोग जुड़ पाते हैं। अब निश्चित मानिए संजय सिंघी ऐसी कोई बात 2 दिन में नहीं करने वाला जो आपको ऐसा लगे कि ये कहीं पहली बार सुन रही हैं या कभी सुनी नहीं। बातें सब वही हैं। हम सब अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं। 19-20 का पैमाना अलग अलग हो सकता है, बट भगवान का बहुत आशीर्वाद है हम सबके ऊपर कि हमें लाइफ पार्टनर मिला, एक अच्छा परिवार मिला, कुछ पार्टिसिपेंट्स के, ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स के शायद बच्चे भी हों, और एक पूरी हंसी खुशी और भरपूर जिंदगी आप लोग जी रहे हैं। जब मैं ऐसी बात कर रहा हूं तो फिर इस प्रोग्राम की जरूरत क्या? ये एक सहज ख्याल मन में आता है। साथियों, ऐसा है कि हम सब मानव हैं और ये सहज एक मानवीय गुण है कि खुशी हमको किसी भी क्वांटिटी में मिल जाए, उसका कितना भी क्वांटम हो, जब तक हमारे अंदर की एक भी सांस मौजूद है,
हम उसमें और बढ़ोतरी की आशा हमेशा ही करते हैं। और बस यही एक बात ऐसी है जिसके कारण इस एक्चुअल प्रोग्राम का जन्म हुआ, एम्पावरमेंट ऑफ कपल फॉर हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी होम। ये इस प्रोग्राम का टाइटल है, एम्पावरमेंट ऑफ कपल फॉर हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी होम। इस प्रोग्राम की भूमिका में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि शादी जो है ये गेटवे है। गेटवे किस चीज का है? जिंदगी में बाहर और जिंदगी में जायका, ये दोनों की अगर बढ़ोतरी हमको अपनी लाइफ में करनी है, जिंदगी में बाहर और जिंदगी का जायका अगर बढ़ाना है, तो उसका जो गेटवे है, उसका जो मार्ग है, उसका जो माइलस्टोन है, दैट इज मैरिज। आप कितना भी एनालिसिस कर लें शादी को, मैरिज को, फाइनली आप इस नतीजे में पहुंचेंगे कि हम खुद से और ज्यादा खुशी पाना चाहते थे अपनी पर्सनल लाइफ में, और उसके लिए आपका अकेले का जो समर्पण है या डेडिकेशन है या इन्वॉल्वमेंट है वो अधूरा था। और उसमें पूर्णता पाने के लिए आपको एक साथी की जरूरत थी, और वो साथी हमको सिर्फ और सिर्फ विवाह नाम के बंधन से बंधने के बाद ही मिल सकता था या मिल सकती थी। और इसलिए हमने इस संबंध में खुद को बांधने का एक निर्णय लिया और हमने शादी की। ये बात भी उतनी ही सत्य है कि शादी के शुरुआती दिनों में 2 साल, 3 साल, 4 साल हमने ये जायका और ये बहार खूब बढ़ाई और खूब उसको एंजॉय भी किया। उसी का परिणाम है कि हमारा फलता फूलता परिवार भी है, आज तक हम खुश हैं। लेकिन ना मालूम जिंदगी की ये जो भागम भाग है, ये हमको डिस्ट्रैक्ट करती है हमारे मोटिव से कि हमने शादी की क्यों, हमने जीवन साथी किसी को बनाया क्यों। और जीवन साथी बनाना मतलब इस तरीके से बनाना कि अपना सर्वस्व उसको मान लेना और उसका सर्वस्व पा लेना, उस लेवल का रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं कि 2 जिस्म 1 जान। उसके बावजूद कुछ सालों बाद एक रूटीन सी लगती है लाइफ, कुछ पाने की चाहत होती है, और अगर वो फीलिंग एड्रेस नहीं हो तो एक भाव आता है कि अब पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगा। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कभी कभी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाएंगे, कभी कभी नहीं होंगे, कभी भरपूर प्यार लुटाने के बाद भी हो सकता है उस पैमाने में हमको रिटर्न में वो सब चीज ना मिले जिसकी हम आशा कर रहे हैं। ये हस्बैंड की तरफ से भी होता है, वाइफ की तरफ से भी होता है। और फाइनली हम इस मोड में आकर अपने मन को बहुत अच्छे से समझाने लगते हैं कि बस हो गया। उसके बाद भी हम कोशिश जारी रखते हैं, लेकिन वो जो कोशिश जारी रखते हैं उसमें हमारा बहुत बड़ी प्लानिंग लगती है, बहुत सारा टाइम लगता है। एक शादी के 10वें एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना हो तो उसकी प्लानिंग लगती है 3 महीने की। हम प्लान करते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ जाएंगे कहीं 7 दिन टूर पे, शायद कोई फॉरेन डेस्टिनेशन। कितनी प्लानिंग, पर्पस क्या है कि हम साथ में रहें, कुछ शेयर करें, कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं, और कुछ ऐसी खुशियां या तो फिर से जी लें या कोई नई खुशियां पा लें। इंटेंशन इतना ही होता है। लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन है और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो हमको अगेन डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि हम फाइनली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर क्यों रहे हैं और उसके लिए इतनी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। जिस दिन वो मौका आता है सेलिब्रेशन का, उस दिन क्या हम वाकई एक दूसरे के साथ वैसा समय बिता पाते हैं, वो केमिस्ट्री क्रिएट कर पाते हैं, वो वेवलेंथ हमारी उस दिन मैच होती है क्या कि जिसके लिए हमने 3 महीने की प्लानिंग की।
तो अमूमन हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो ताजमहल देखने के लिए 1 महीने पहले टिकट कटाते हैं कि जाएंगे और ताजमहल देखेंगे। एक नायाब तोहफा दुनिया के सामने, मोहब्बत का, हस्बैंड और वाइफ ताजमहल देखने जाएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद भी हम सिर्फ फोटो क्लिक करने में ही रह जाते हैं। एक्चुअल में वो जो एहसास, जो वाइब्रेशन उस जगह से आना चाहिए कि तेरी और मेरी भी जोड़ी और हमारी केमिस्ट्री भी ऐसी हो कि हम पूरी जिंदगी एक ताजगी महसूस करें, एक समर्पण का भाव महसूस करें, वाकई वो फीलिंग को जिए कि तेरे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। शायद हम उसमें कहीं चूक जाते हैं। ऐसा न हो। और हर कुछ क्षण के बाद, हर कुछ लम्हों के बाद हमारी जिंदगी में आसपास हम ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि हम वापस से वो शुरुआती दिन वाली जो हमारी जिंदगी थी शादी की, वो हम प्रॉपर तरीके से फिर से जीना प्रारंभ कर दें, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लें, वो बाय डिफॉल्ट हमारी पर्सनालिटी में आ जाए एज ए हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, कि हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़े वाइफ को आई लव यू बोलने के लिए, या कंधे में हस्बैंड के हाथ रखना हो तो हाथ ऐसे ऐसे कांपे नहीं हमारे, हम इधर उधर देखें नहीं। वो बहुत नेचुरल प्रोसेस में जो हमने किया है शुरुआती दिनों में बहुत साल तक, वो हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ पर्सनालिटी बन जाए। अगर मेरी वाइफ एक दाल भी अच्छी बनाती है, सिर्फ दाल अच्छी बनाती है, तो मुझे उसको एंजॉय करने का एक फील आना चाहिए कि मैं कंधे पर उसके हाथ रख दूं और मेरी वृद्ध माँ के सामने ले जाऊं, मैं उसको कंधे में हाथ रख के माँ के सामने, जो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी हुई है, कि माँ क्या तेरी चॉइस है यार, आज 7 साल हो गए, जब भी दाल बनती है एक जैसे टेस्ट की बनती है, कमाल कर दिया माँ तूने, क्या ढूंढ के मेरे लिए तूने लाइफ पार्टनर चूज किया। ये बोलते आना चाहिए। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन इससे पूरा का पूरा बैकग्राउंड, जिसके लिए हमने साथ होने का एक वचन फेरों के माध्यम से लिया था अग्नि के समक्ष, उसको हम जीने लगते हैं और इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हमारे आसपास हम खुद ही अपनी रूटीन लाइफ में ऐसे मूवमेंट क्रिएट करें और उसको भरपूर एंजॉय करें, ताकि चार्म और वार्मथ हमारे रिलेशनशिप का इंटैक्ट रहे। इस मनोगत को ध्यान में रखकर भारतीय जैन संगठन ने एम्पावरमेंट ऑफ कपल फॉर हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी होम इस प्रोग्राम को डिजाइन किया, और पूरे देश में ऐसे कपल्स के बीच में हम इस प्रोग्राम को लेकर जा रहे हैं जिनकी शादी को अभी 2, 4, 5, 7 साल हुए हो। मैं मन से सुशीला भाभी आपको और आपकी टीम को धन्यवाद करता हूं कि आपने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया। आज के जमाने में यंग कपल को जोड़ना, दैट टू वर्चुअल मीडियम में, और वो भी जब माहौल इतना डरावना हो बाहर का। हम सब अपनी अपनी लाइफ में, फैमिली में बहुत परेशान है इस महामारी को लेकर। मैं समझ सकता हूं आपने किस लेवल की मेहनत की होगी अपनी टीम के साथ कि आज अच्छी खासी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। अब हमको क्या करना होगा, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4 घंटे के इस प्रोग्राम में, आज 2 घंटा, कल 2 घंटा। आप सब लोग सबसे पहले तो अपने आप को म्यूट कर ले, जब मैं बोलूं, जिसको मैं बोलूं वो अनम्यूट हो जाए। आप लोग अपना वीडियो ऑन रखें। अगर वाकई इस प्रोग्राम के आप पार्टिसिपेट बनना चाहते हैं, एज ए पार्टिसिपेंट अगर आप इस प्रोग्राम में आए, तो आपने अपना वीडियो ऑन रखना चाहिए। कोशिश ये करें कि अगर आप मोबाइल से कनेक्ट हुए हैं तो मोबाइल को आप एक जगह पर रख दें, उसको पकड़े नहीं। आप मोबाइल को एक जगह रखेंगे तो आपको नेटवर्क का इश्यू कभी नहीं आएगा। अदरवाइज मोबाइल आपने पकड़ा और मैंने बोला कि यस पूनम जी बताइए, और कुछ भी मैंने आपसे पूछा
और सपोज आपने ऑडियो ऑन किया, उतनी देर में आपका मोबाइल हिल जाएगा और आपका नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और सब लोगों को परेशानी होगी, आपको भी होगी। इसलिए मेरी सबसे पहले विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह है, जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लें, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे किन लोगों से शेयर करना है सब चीज, और किन से मैं कुछ बदले में क्वेश्चन के रूप में आंसर एक्सपेक्ट करता हूं। और बहुत सहजता से, हम कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम कोई इतना कठिन क्वेश्चन भी नहीं पूछने वाले हैं, बिल्कुल सहज भाव से हम ये 4 घंटा स्पेयर करेंगे और हम ही एक दूसरे से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन किसकी जिंदगी में किन चीजों को कितनी तवज्जो दे रहा है, और आपस में लर्निंग हो जाएगी। और हम कल रात को जब इस प्रोग्राम का समापन होगा तो एक बहुत नई ऊर्जा के साथ, एक बेटर केमिस्ट्री के साथ अपनी आने वाली पूरी जिंदगी को हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में और पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके कितना और खुश रहने का प्रयास कर सकते हैं, उसकी पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हमारे बीच में हमारी एक जुझारू साथी जो आपके उड़ीसा स्टेट से ही है, हमारे भारतीय जैन संगठन की स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल की वो मेंबर हैं, खरियार रोड की निवासी हैं। मैं देख पा रहा हूं अनीता सकलेचा जी, आप भी मौजूद हैं। बहुत बहुत आपको थैंक यू। जय जिनेन्द्र। मैं चाहता हूं अनीता 1-2 मिनट आप भी अपना मनोगत व्यक्त कर दें, अपने आप को अनम्यूट करके, फिर मैं इस प्रोग्राम को ऑफिशियली स्टार्ट करने का प्रयास करूंगा। अनीता जी सकलेचा। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। क्षेत्रराजपुर शाखा के ललिता जी, सुशीला को बहुत बहुत बधाई एवं सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत सदस्यों को, पदाधिकारियों से विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आप लोग करते रहें, ऐसी आशा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू अनीता जी इसमें शिरकत करने के लिए। अगर समय आपका हो तो मैं चाहता हूं कि आप भी ज्वाइन रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं सुशीला भाभी, मुझे पता चलेगा क्या कि इस प्रोग्राम को पूरा मैनेज कौन कर रहा है, किसके पास ये पावर है अनम्यूट करने का, म्यूट करने का? सुशीला भाभी। जी भैया। अभी जैसे मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करना चाहता हूँ, तो वो कौन कर पाएंगे? पार्टिसिपेंट खुद कर पाएंगे? हाँ, पार्टिसिपेंट खुद अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। ओके ओके ओके। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ, बात हम शुरू कर रहे हैं एम्पावरमेंट ऑफ कपल टू बी हैप्पी, टू फॉर हैप्पी फैमिली एंड हैप्पी होम। मैं चाहता हूँ सुमंत अग्रवाल जी, पूजा चांडक जी, पूनम सुमंत जी, आप तीनों अनम्यूट हो जाएं अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो तो, और आपके आसपास डिस्टरबेंस नहीं हो तो। पूनम सुमंत जी, मैं आपको देख पा रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया? सर कल 6 इयर्स हो जाएंगे। 6 इयर्स कल हो जाएंगे। वेरी गुड, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर। अभी कहाँ है और शादी से पहले आपका मायके कहाँ था? सर मैं खरियार रोड से हूँ और अभी मैं संबलपुर शादी होके आई हूँ। अच्छा, खरियार रोड से आप संबलपुर आ गई। शादी सर। को 6 साल हो रहे हैं? जी सर, कल हो जाएंगे 6 साल। कल 6 साल हो जाएंगे। और भाई साहब कहाँ हैं? ये रहे सर। सुमंत अग्रवाल। भाई साहब नमस्कार। सुमंत जी नमस्कार। पूनम जी, क्वेश्चन मेरा आपसे है। जी सर। पूनम जी, क्वेश्चन मेरा आपसे है, इस प्रोग्राम में आने के पीछे आपका
मेन कारण क्या था, वो क्या ड्राइविंग फोर्स था जो आपको इस प्रोग्राम में ले आया? सर ऐसा कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं था, हम ऐसे भी बहुत हैप्पी रहते हैं। सुमन जी, आप जी। लोगों ने दो अलग अलग जगह से प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, राइट? दो इंस्ट्रूमेंट से। एक को आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आवाज ऐसे ही इको होती रहेगी। एक को आप बंद कर दीजिए। नहीं सुनाई हाँ देगा हाँ फिर। हाँ पूनम जी बोलिए, वो क्या कारण था कि आप इस प्रोग्राम में 4 घंटा दे रही हैं? नहीं सर, ऐसा कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं था, हम ऐसे भी बहुत हैप्पी रहते हैं, बट ऐसा लगा कि चलो और कुछ पता चल जाए कि और अच्छे से रहें, दैट्स व्हाई। और इसलिए आप इस प्रोग्राम में आ गए। थैंक यू Yes, सो sir. मच, थैंक Thank यू you, sir. सो मच, वेलकम। मैं देख पा रहा हूँ पूजा चांडक जी को, अनम्यूट कर पाएंगे क्या पूजा जी? हाँ जी सर बोलिए। हाँ पूजा जी वेलकम। आप कहाँ से हैं? शादी को कितने साल हो गए? सर मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। मैं वाशिम महाराष्ट्र से हूँ। हाँ सर। और शादी से पहले? सर शादी से पहले कुछ समझा नहीं। आपका मायका? हेलो। हाँ मायका मेरा अमरावती का है। मैंने एमडी डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट के पास 5 साल तक असिस्टेंट के रूप में कार्य किया है और मैं डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी हूँ, ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर हूँ और अभी मैं ट्यूशंस वगैरह क्लासेस लेती हूँ। पूजा जी इस प्रोग्राम में आने का कारण क्या था? सर इस प्रोग्राम में आने का कारण ये था कि मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक लड़की सोचती है अपनी शादी को लेके कि वो उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्या रहेगी, उसका हस्बैंड कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो सब विचार रहते हैं। लेकिन जब हम आते हैं किसी के यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद उनको चेंज नहीं कर पाते, वो खुद चेंज हो जाते हैं और एक तरीके से सेटल हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भी होती है कि जो होप उनको अपने मिस्टर से रहती है एटलीस्ट कि भाई उसके फीलिंग्स को समझे, उसको एक जो हम बोल सकते हैं मान सम्मान के द्वारा, या फिर उसको वो भी नहीं केयरिंग हो, ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। वो हिसाब से मैं सोच रही थी कि ठीक है हस्बैंड नहीं कुछ कर पाते तो अपन ही उसमें, और इतना तो अपन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और थोड़ा सा कुछ हो सकता तो वैसा कुछ करके देखते हैं। इस हिसाब से मैंने ये प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। थैंक यू। बट हस्बैंड है क्या आज के प्रोग्राम में? सर हस्बैंड तो कैसा है वो, उनको ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। वो मुझे बोलते हैं कि तुझे जो करना है वो तू कर, मुझे किसी बात का फोर्स नहीं करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फालतू फोर्स करके कोई फायदा नहीं है, वो सुनते तो है नहीं, तो अपन ने ज्वाइन कर लेने का। चलिए आप सुनिए, आप शेयर करिए, बहुत अच्छा रहेगा। मंजरी बिल्कुल कुमारी। बिल्कुल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मंजरी। जी कहाँ से हैं सर, आप? मैं दरभंगा से हूँ। मधु शरावगी जी से मेरी जान पहचान है और उन्होंने ही कहा था कि ज्वाइन करें, और चूंकि ये कपल से रिलेटेड था तो मैंने भी सोचा कि हमारे रिलेशनशिप को कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मिल जाएंगे ग्रो करने के लिए, इसलिए। मंजरी कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को 11 साल हो गए। 11 इयर्स। और Yes. अभी आप दरभंगा में हैं, शादी से पहले? सर मैं बेसिकली, मेरा बचपन तो पूर्णिया में बीता है, लेकिन मेरे फादर यहीं से बिलोंग करते हैं तो आगे की एजुकेशन भी मैंने यहीं से ली है और शादी के बाद फिलहाल अभी दरभंगा में ही रह रही हूँ। जस्सू सिंह जी प्लीज अनम्यूट करें अगर मेरी आवाज आ रही हो तो। जस्सू भाई वेलकम। सर वो मेरे कितने साल हो हस्बैंड गए है। शादी को? गुड आफ्टरनून सर। ओके ओके, आप हस्बैंड हैं? सेम ईयर 11 इयर्स। अच्छा अच्छा, तो आप भी दरभंगा में अभी? जी जी बिल्कुल। ओके, मंजरी और जस्सू भाई आप हस्बैंड वाइफ है, राइट? यस यस। और अलग अलग आपने इंस्ट्रूमेंट से इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, ठीक? यस यस। जस्सू भाई
आपने मना नहीं किया मंजरी को कि यार तुम कर लो, मेरा क्या उसमें रोल है? एक्चुअली मैं ये पता ही नहीं कर पाया कि इस प्रोग्राम का, मैं इस वेबिनार का क्या मेन मोटो है। बस इन्होंने कहा कि कपल को ज्वाइन करना है, तो मैं ज्वाइन कर रही हूँ, तो आप भी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा ठीक है, अच्छा। मैं भी ज्वाइन करके देखता हूँ। और आपने शहर स्वीकार कर लिया? यस यस यस। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, अच्छी बात है, किसी ने आपको लेकर आया या आप खुद आ गए, बट फाइनली आप आ गए। और आने के पीछे का भाव मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हम सब अपनी खुशियों का पैमाना बढ़ाना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर भी काफी लोगों ने वीडियो ऑफ करके रखा है। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप वीडियो ऑन रखेंगे तो एक अलग मुकाम पे ये पूरी ट्रेनिंग जाएगी, बिलीव मी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह जी मेरे से क्वेश्चन ना पूछ ले इसलिए मैं वीडियो ऑफ रखूं, तो मैं बहुत विनम्रता से आपको बता रहा हूं, आप एनी टाइम बोल सकते हो कि सर मैं इसको शेयर नहीं करना चाहती या चाहता, आपका इस क्वेश्चन का मेरे पास जवाब नहीं है या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब तक आप सामने नहीं होंगे, मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा वर्चुअल प्रोग्राम में कि आपके अंदर किस तरीके के इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हो आप। अगर मैंने उसको पकड़ लिया तो आपके माध्यम से पूरे के पूरे जितने लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, ना मालूम आपकी कही हुई कौन सी बात किस कपल को, किस पार्टनर को ऐसी जबरदस्त लग जाए कि वो उस बात को बिल्कुल कैरी कर ले अपनी लाइफ में, और आपके कारण उनके जीवन में खुशियां बढ़ जाएं। इसलिए रिक्वेस्ट है, कोशिश करिए अपना वीडियो ऑन रखने की। मैं जब बोलूं तब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, रेस्ट ऑफ द टाइम आप भले ही म्यूट रह सकते हैं। मैं अभी 3 लोगों को अनम्यूट करना चाहता हूं। मैं एक स्टोरी से शुरू कर रहा हूं, एक कहानी मैं शेयर कर रहा हूं आप सबसे, लेकिन कहानी के बीच बीच में मुझे कुछ लोगों से छोटी छोटी बात करनी पड़ेगी कहानी से रिलेटेड। तो मैं चाहता हूं 3 लोग अनम्यूट हो जाएं। राजेश जैन भाई, आप अगर सुन रहे हैं तो अनम्यूट हो जाइए। शिल्पा केजरीवाल जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो। ज्योति रौनक अग्रवाल अनम्यूट हो जाइए। मैंने 3 लोगों को अनम्यूट किया है, राजेश भाई को किया है, शिल्पा केजरीवाल को किया है एंड ज्योति एंड रौनक अग्रवाल को किया है। कहानी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से कहानी को सुनिएगा। कहानी बहुत मजेदार है और कहानी के लास्ट में मैं आप सबसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। जो आंसर आपको लगता हो कि मुझे देना है तो आप दीजिएगा, आपको नहीं देना है तो कोई फोर्स नहीं है। लेकिन कहानी बहुत मजेदार है। कहानी पूरी कंप्लीट करने के लिए मैंने इन तीनों को अनम्यूट किया है, सुनिएगा आप सब। राजेश, a young boy was in love with a girl, प्रीता। राजेश नाम का एक नौजवान प्रीता नाम की एक लड़की को बहुत चाहता था। They could not get married because of her parents। लेकिन ये दोनों बंदे शादी नहीं कर पाए। शिल्पा केजरीवाल, कौन 2 लोग शादी नहीं कर पाए? राजेश और प्रीता। और ये दोनों क्या थे? कपल। लवर थे, कपल नहीं थे। कपल तो शादी के बाद बनेंगे, इनकी शादी हुई नहीं। कारण क्या था? पेरेंट्स एग्री नहीं हुए। पेरेंट्स किसके? दोनों के। नहीं, कहानी ध्यान से सुनिए, इसलिए बोल रहा लड़की हूं के। लड़की हाँ, के। प्रीता के। राजेश और प्रीता लवर थे, शादी करना चाहते थे। प्रीता के पेरेंट्स को ये रिलेशन पसंद नहीं आया, शादी नहीं कर पाए। आफ्टर सम इयर्स राजेश गेट्स मैरिड विथ अ नाइस गर्ल, रानी। राजेश की शादी कुछ साल बाद रानी नाम की एक लड़की से हो गई। प्रीता उसकी लवर, रानी उसकी वाइफ बन गई। He tells about her previous love and assures her that everything is now over।
राजेश ने रानी को शादी के बाद अपने पुराने संबंध के हिसाब से जो भी बातें थी सब बता दी, और ये भी बोल दिया रानी को कि अब हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है। आगे बात यहां तक समझ में? हेलो शिल्पा जी। यस सर। हाँ, आप यस बोलोगी तो मैं समझ जाऊंगा सबको समझ में आ रहा है। At home, Rani is not able to get along with her mother-in-law. घर में रानी की अपनी सास से बहुत अच्छी नहीं जम रही थी, ठीक है? She always wants support from Rajesh, but he keeps himself away from the matter and does not take anybody's side. सासू माँ से जम नहीं रही थी और वो अपने हस्बैंड का साथ चाहती थी, राजेश का, कि यार तुम मेरा साथ दो, मम्मी जी से मेरी नहीं जम रही है और तुम मेरा साथ दो। और राजेश इन्वॉल्व नहीं होता था, वो बोलता था नहीं मेरे को बीच में मत लाओ, मैं किसी का साइड नहीं लूंगा। She is disappointed on this issue, और इस बात को लेकर रानी बहुत खिन्न रहती थी, नाराज रहती थी, डिसअपॉइंटेड रहती थी। यार मेरा हस्बैंड मेरा साथ नहीं दे रहा है, मम्मी जी से मेरी जम नहीं रही है, मैं इससे शादी होकर आई हूँ और ये मेरा साइड लेता नहीं, बोलता है मेरे को बीच में लाओ मत। Whenever she visits her maternal place, she tells everything to her brother Baldev. जब भी रानी मायके जाती थी तो वो ये सारी बात अपने मायके में अपने भाई से शेयर करती थी, और उस भाई का नाम था बलदेव। राजेश भाई, हाँ जी सर। सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ सुन रहा हूँ ना सर। तो ये बलदेव का बहनोई कौन? अभी क्या तो रानी का हस्बैंड राजेश। राजेश राजेश। बलदेव की बहन कौन? रानी। रानी। और राजेश की लवर कौन? प्रीता। नहीं, राहुल जी बोलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम, मैंने 3 ही लोगों को अनम्यूट किया है। तीसरा कौन है मैं खुद ही भूल गया। एक राजेश भाई थे, एक राहुल भाई थी, रानी थी, बलदेव था। नहीं, जिनको मैंने अनम्यूट किया। अच्छा अनम्यूट। किसको किया मैंने? अगर वो अनम्यूट है तो प्लीज हाँ बोल दीजिए कि मैं अनम्यूट हूँ। श्रुति एंड रौनक अग्रवाल। श्रुति एंड रौनक अग्रवाल। ज्योति एंड रौनक अग्रवाल। ज्योति एंड रौनक अग्रवाल। यस। ठीक है। बलदेव लव्स एंड केयर फॉर हिज सिस्टर अ लॉट। ये बलदेव था, इसको अपनी बहन से बहुत स्नेह था, बहुत केयर करता था उसकी। वंस राजेश सीज प्रीता इन सम फंक्शन एट बलदेव्स प्लेस। कोई फंक्शन होता है बलदेव के घर में और उसमें राजेश प्रीता को देखता है। हेलो। हाँ सर सुन रहे सर। ज्योति अनम्यूट। अग्रवाल ज्योति। ये प्रीता कहाँ आई है? किसके फंक्शन में आई है? बलदेव के घर। बलदेव के घर, और वहाँ राजेश भी है। करोड़िया भी है। और ये दोनों कौन है? प्रीता और साले। प्रीता और राजेश कौन है? प्रीता और राजेश लवर थे। लवर। शादी नहीं हुई, सब खत्म हो गया, लेकिन आज साले के यहाँ कोई फंक्शन में दोनों मिल गए और राजेश ने अपनी लवर के बारे में सब कुछ रानी को बताया हुआ है। अब ये फंक्शन में रानी भी थी क्योंकि उसके भाई के घर का फंक्शन था, ऑब्वियस है। रानी थी और पहली बार राजेश ने रानी को अपनी लवर प्रीता से मिलाया उस फंक्शन में कि रानी देखो ये प्रीता, मैं तुमको बताया था, याद करो, ऐसा कुछ बोला होगा उसने, और रानी को सब याद आ गया। वहीं राजेश को पता चलता है कि प्रीता की भी शादी हो गई और प्रीता का जो हस्बैंड है वो वरुण है और वरुण बलदेव का दोस्त है।
कहानी ट्विस्ट आ रहा है। बलदेव का दोस्त वरुण और वरुण की वाइफ हो गई प्रीता। अच्छा चलो आप सब लोग ऑलमोस्ट एक एज ग्रुप के हो, सही बोल रहा हूँ गलत? हाँ जी सर। सही है। आप लोग ऑलमोस्ट एक जैसा एजुकेशन लिए हो, सही बोल रहा हूँ गलत? कोई भी अनम्यूट करके मेरा साथ दे सकता है। रौनक? हाँ जी सर। सही बोल रहे हैं सर। एक एज ग्रुप के, ठीक है, एक जैसा एजुकेशन बैकग्राउंड, एक जैसा एनवायरनमेंट में रह रहे हो आप लोग, सही कि गलत? 19-20 का फर्क हो सकता है एनवायरनमेंट। आप लोगों का बैकग्राउंड भी एक जैसा, लगभग लगभग सबका इतना सिमिलरिटी है, इतनी कॉमन चीज है आप लोगों में। एक जैसा बैकग्राउंड, एक जैसा एजुकेशन, और सब एक ही सदी के हो, सब 21वीं सदी के हो। इतनी सारी चीज कॉमन है आप लोगों में, फिर भी एक स्टोरी को लेकर आप लोगों की राय कितनी अलग अलग है, आप लोगों के विचार कितने अलग अलग हैं। वाइफ और हस्बैंड आजू बाजू बैठे हैं, लेकिन दोनों के भी विचारों में असमानता है, दोनों एक जैसा नहीं सोच रहे। वाइफ बोल रही है ये गलत, हस्बैंड बोल रहा है नहीं वो गलत। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत? हो रहा है कि नहीं ऐसा? सही। रौनक भाई सही बोल रहे हैं। हो रहा है। एक स्टोरी को लेकर हम सब में कितनी मत भिन्नता है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से खुश है कि नहीं? हाँ, सुमंत भाई ने किसी को गलत बोला, रौनक भाई आप किसी को गलत बोल रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि सुमंत गलत है, उसको मेरी बात मानना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है? या ज्योति मेरे बाजू में बैठी है, वो मैं जिसको गलत बोल रहा हूँ उसने भी उसको गलत बोलना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप दोनों आजू बाजू बैठे हैं, एक स्टोरी को लेकर आप दोनों के मत अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों खुश हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि आप सब लोग एक दूसरे के विचारों को मान भले ही नहीं रहे हो, लेकिन आप सबके विचारों का सम्मान कर रहे हो। आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी रेस्पेक्ट दे रहे हो, उसको मान नहीं रहे हो, लेकिन रेस्पेक्ट आप पूरा दे रहे हो। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, ये तो एक जनरेशन की बात है। परिवार में तो 3 जनरेशन एक साथ रहती है, जिनके बीच में कुछ भी सिमिलर नहीं होता, कुछ भी समानता नहीं होती। आपका और आपके पिताजी के एजुकेशन में जबरदस्त फर्क, आपके और आपके सासू माँ के बैकग्राउंड में जबरदस्त फर्क, एनवायरनमेंट में बहुत फर्क। 3 जनरेशन एक साथ रहती है। पॉसिबल है क्या कि सब लोग आपके हिसाब से चलें, जैसा आप सोचते हो वैसा सब सोचे? पॉसिबल ही नहीं है। जब एक जनरेशन एक जैसा नहीं सोच पा रही है, इतनी सारी सिमिलरिटीज के बाद भी, तो घर में तो 3 जनरेशन और उनमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सब आपके जैसा सोचें। अगर हमने अभी जो किया ये परिवार में चालू कर दिया हमने, तो परिवार में भी इसी तरीके की समरसता, हार्मनी, हैप्पीनेस, सौहार्दपूर्ण वातावरण लंबे समय तक रह सकता है कायम। करना क्या होगा? करना ये होगा जो आपने यहाँ किया,
कि आपको किसी की बात भले ही न जमे, भले ही सासू माँ कुछ बोल रही हो जो आपको नहीं पट रही हो, लेकिन एटलीस्ट उनके विचारों का सम्मान और आदर तो हमसे हो। आप गई मंदिर और लौट के आ गई और सासू माँ ने बोल दिया, टोक दिया, अरे यार क्या ज्योति, ये कोई तरीका है, इस कपड़े में कोई मंदिर जाता है? टोक दिया उसने, थोड़ा सा गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। आपका मन और उनका मन इस बात को लेकर नहीं मिल रहा है। आप गई थी बहुत आदर के साथ, श्रद्धा के साथ मंदिर, बट उनको आपका पहनावा नहीं जमा और उन्होंने टोक दिया। आपको अपने पहनावे में कोई खराबी नजर नहीं आ रही है, बट उनका अपना तरीका है, नजरिया है जिंदगी जीने का। एटलीस्ट हम भले ही उनका तरीका अडॉप्ट ना करें, माने नहीं, लेकिन उनकी बात का रेस्पेक्ट तो कर सकती है ना। होना चाहिए कि नहीं रेस्पेक्ट? होना चाहिए। पिताजी बार बार सुमंत भाई हमको टोक रहे हैं कि इतना खर्चा मत कर, इतना खर्चा मत कर। क्या लगा के रखा है? हर हफ्ते शॉपिंग, हर हफ्ते मॉल, हर हफ्ते मल्टीप्लेक्स, हर 6 महीने में फॉरेन टूर। पैसा बचा, कितना खर्चा करेगा? खर्चे की कोई तेरी लिमिट नहीं है। और हम क्या बोलते हैं, अरे पापा आपका जमाना अलग था यार, प्लीज मेरे मामले में आप इन्वॉल्व मत हो, जमाना बहुत चेंज हो गया है, कमा रहा हूं इसलिए खर्चा कर रहा हूं, आपसे थोड़ी ना मांग रहा हूं। आपने नहीं किया अपने समय एंजॉय, तो आप जानो, आज का जमाना अलग है पापा। ये बोला हमने और चले गए अपने रूम में। ऐसे में वाइब्रेशंस आएंगे क्या हैप्पीनेस के परिवार में? आपसे बहुत अलग बात कर रहे हैं आपके पिताजी, आपसे बहुत अलग बात कर रही है आपकी मम्मी जी, सासू माँ। बट अगर हमने उनका रेस्पेक्ट किया, उनका विचारों को अडॉप्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेस्पेक्ट करने की। ज्योति, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉरी मम्मी जी, वाकई मेरा ध्यान नहीं रहा, थोड़ी सी मेरे से चूक हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। या मम्मी जी इस कपड़े में बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी, प्लीज मेरे को थोड़ा सा मेरे हिसाब से करने दो ना, बाकी तो मैं सब कुछ आपके हिसाब से कर ही रही हूं ना, मुझे इसमें थोड़ा कंफर्टेबल ज्यादा लगता है। ऐसे भी बात की जा सकती है, ऐसे भी बात की जा सकती सुमन भाई कि पापा आपने बहुत बचाया और आपके बचाए हुए से ही हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे, लेकिन पापा मैं थोड़ा सा खर्चीला हूं, कोशिश कर रहा हूं पापा कि मैं भी कुछ पैसे जोड़ूं, आपका बेटा हूं, देखना 2-4 साल में मैं भी कुछ जोड़ के आपको दिखा दूंगा। ये होना चाहिए कि नहीं हमारा तरीका बात करने का? बात वही है, हम अपने अंदाज से ही जीने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने सामने वालों की, हमारे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य है, उनकी बातों का सिर्फ रेस्पेक्ट किया, तो आप देखेंगे घर में कितना खुशनुमा माहौल हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए वो राजेश और प्रीता की स्टोरी को भूल जाइए और स्टोरी के मर्म को पकड़िए कि अगर एक जनरेशन एक जैसा नहीं सोच रही है तो परिवार में तो अलग अलग जनरेशन है। बॉस, हम भले ही किसी की बात न माने, अपने हिसाब से जिए, लेकिन सामने वाले की बात का रेस्पेक्ट तो करें, रेस्पेक्ट, वो आदर तो रखें, जैसा अभी हमने इस स्टोरी में किया। जीन्स और टॉप पहन के आप घर से निकली और दादी सास घर में, आपको एयरपोर्ट जाके फ्लाइट पकड़नी है और दादी सास ने आपको देख लिया जीन्स और टॉप में, और उसने वहीं पर अपनी नाराजगी दिखा दी। 82 साल की दादी कह रही, क्या तुम लोग लगा के रखे हो, ये कोई तरीका है क्या? आज तक हमारे परिवार में किसी ने ये नहीं पहना,
तुम लोग को समझता नहीं क्या? ये आजकल की बहुएं 4 क्लास ज्यादा क्या पढ़ ली, इनको तो कुछ कोई बोल ही नहीं सकता। सब बोल दिया उसने, 82 साल की बूढ़ी माँ ने सब बोल दिया। आपका मूड ऑफ हो गया कि यार मैं फॉरेन टूर पे जा रही हूँ हस्बैंड के साथ और ये भाषण चालू हो गया इनका। घर में रोज सुनो, आज बाहर जा रही हूँ तब भी सुना रही है। क्या करना, क्या करना? आप लोग अपना काम करो, हमको हमारे हिसाब से जीने दो। ऐसे बोल के चली जाओगी क्या 7 दिन के लिए फॉरेन टूर? विश्वास मानना, 7 दिन वो दादी को रात को नींद नहीं आएगी। कितने अरमानों से और कितनी मेहनत से उसने इस परिवार को संजोया है। थोड़ा सा भी बिखराव उसको पसंद नहीं, और इसलिए विभोर होके आत्मा उसकी भाव विभोर हो जाती है। उसने कभी देखा नहीं ये पहनावा, क्योंकि उनका बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट बहुत अलग था। करना क्या? पैर छूना ऐसे समय दादी का, पैर छूना। और बोलने की जरूरत है, जताने की जरूरत है कि दादी जी आशीर्वाद दो, जिस जगह जा रही हूं वहां ऐसा पहनावा ही पसंद किया जाता है। चूक मेरे से ये हो गई कि मैंने उसको घर में ही पहन लिया, आगे से ख्याल रखूंगी। इतना बोल के भी आप घर से रवाना हो सकते हो। पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएगी वो दादी कि पोता और पोते की बहू घूमने जा रहे हैं, थोड़ा सा जिंदगी में मजा करने जा रहे हैं, दोनों साथ में कुछ समय बिताने जा रहे हैं। वाकई घर में इन लोगों को वो समय नहीं मिलता जिसकी जरूरत है। मेरा पोता भाग दौड़ में लगा रहता है, बहू घर को संवारने में अपना पूरा समय देती है। चलो ठीक है, इनको इनके मर्जी से थोड़े समय जीने दो। 7 दिन वो ठाकुर जी से और किशन कन्हैया से आपकी सलामती की प्रार्थना करेगी। ऐसा अगर हमने बर्ताव रखा साथियों परिवार में, तो इस जोड़े के रूप में हम लोगों का स्नेह और प्यार पा पाएंगे, और पूरे परिवार में खुशियों की अद्भुत महक, जो बाहर से मेहमान आएंगे उनको फील होगा कि ये है यार परिवार। परिवार ऐसा होना चाहिए, लोग ऐसे होने चाहिए। ऐसा जीने का प्रयास चालू करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें हमसे कोई चूक हो रही हो तो जरूर कोशिश करें कि आगे से हम हमारे व्यवहार में लोगों को रेस्पेक्ट देने का जो तरीका है उसमें थोड़ा और बदलाव लाएं। प्रोग्राम का नाम एम्पावरमेंट ऑफ कपल है, लेकिन हमने सबसे पहले बात की परिवार की, क्योंकि फैमिली फर्स्ट। आपने शादी किसी एक व्यक्ति से की है, लेकिन आपने एक परिवार में की है। आपने थामा किसी एक व्यक्ति का हाथ है, बट आई हो आप एक परिवार में, इसलिए फैमिली फर्स्ट। बात करेंगे शादी की। एक्चुअल में शादी है क्या? मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अंधेरे में बैठा हुआ हूं। आप लोगों को तो मैंने बोल दिया अपना वीडियो ऑन रखो, लेकिन मेरा वीडियो ऑन है फिर भी आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा इश्यू हो गया है। खूब आंधी तूफान चल रहा है, रायपुर में बारिश हो रही है, तो बिजली नहीं है। और मैं जहां बैठा हूं मेरे इस रूम में इन्वर्टर भी नहीं है, अदरवाइज थोड़ा सा और माहौल ठीक हो जाता। बट कोशिश करता हूं मैं कि मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक कनेक्ट रहूं और बातें पहुंचाऊं। मैरिज की बात हम करेंगे। मैं चाहता हूं कुछ नए लोग अनम्यूट हों। शिल्पा अग्रवाल अनम्यूट हो जाए। सुमन मित्तल हमारी पार्टिसिपेंट है क्या? मंजरी कुमारी हमारी पार्टिसिपेंट है क्या? हाँ मंजरी है, सुमन मित्तल पार्टिसिपेट नहीं है। अच्छा, मंजरी शादी मतलब क्या, कितने साल हो गए? 11 साल। 11। व्हाट इज मैरिज मंजरी?
Marriage means if we both, husband and wife, are not compatible for each other, but they try to make the compatibility for each other, that is called marriage, according to me. हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की कंपैटिबिलिटी मैरिज है, ऐसा आप बोल रहे हैं? कंपैटिबल तो हम होते नहीं है दो बंदे, तो हम कंपैटिबिलिटी बनाने की जो कोशिश करते हैं वही एक मैरिज में होना चाहिए और जरूरी है। मैं एग्री करती हूँ इससे। आप ऐसा मानती हैं? राइट राइट। पूजा चांडक जी अनम्यूट करिए ना। पूजा, व्हाट इज मैरिज? आपके हिसाब से शादी मतलब क्या? सर शादी बोले तो जिसको हम जैसे कि सिंपली तरीके से देखा जाए तो हम अपने परिवार के मेंबर्स को छोड़ के अगर किसी अनजाने व्यक्ति के साथ अपनी लाइफ जो स्पेंड करते हैं, मतलब जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो हमारा सर मैं उसे बोल नहीं पा रही हूँ एक्चुअल में, और हम किस तरीके से उसके परिवार में उसके साथ रह के हम कैसे जीवन जीते हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता कि शायद यही है शादी हो सकती है। सर आवाज नहीं आ रहा है। संजय भाई साहब आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर लेफ्ट हो गया है नेटवर्क की वजह से। अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करते हैं, है ना। गाय हमारे घर के सामने आ जाती है सुबह सुबह, क्या करते हैं हम? सर अगर बिजी नहीं रहती, दिख जाती है तो सबसे पहले कैसरोल में से रोटी निकाल के जाके दे देती हूँ। हम रोटी देते हैं, है ना। हम मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ये तीनों चीज आप कब तक करोगी जिंदगी में? सर ये चीजें नेचुरल है, अनायास ही हो जाता है हमसे। यानी कब तक? आप बचपन से कर रही हो ये? नहीं, समय समय की बात है, जब मैं फ्री हूँ, मुझे चीजें दिख जाए या सर्कमस्टांसेस मेरे फेवरेबल हो तब। आपके एल्डर आपको दिख जाए? हाँ वो तो हमेशा होगा सर, लेकिन भगवान के प्रति मेरा, हाँ भगवान के मंदिर जा रही हो तो प्रणाम कर रही हो। ये अभी 4 साल से स्टार्ट किया कि बचपन से किया? ये सब बचपन से, जब से ज्ञान हुआ और अपने माता पिता को जो करते हुए देखा वही ट्रेडिशन फॉलो किया है। और ये कब तक करोगी? जब तक सामर्थ्य रहेगा, और कोशिश करूंगी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये देकर जाऊं संस्कार। हाँ। जस्सू भाई आप कब तक करेंगे ये सब काम? ये तो कंटिन्यूअस है सर, ये तो जब तक लाइफ है तब तक चलेगा सर। यस, क्यों? क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं। संस्कार में है सर, ये हमारी फीलिंग है। संस्कार मतलब क्या चीज आप समझ पा रहे हैं? संस्कार मतलब हमारी
क्रियाएं जिनको हमने एक बार अपनी जिंदगी में स्थान दिया तो पूरी जिंदगी हम उसको निभाते हैं, वैसा कार्य करते हैं, वैसी क्रियाएं करते हैं। राधे राधे हमने बोलना स्टार्ट किया तो अब ये पूरी जिंदगी हमको जो भी हमारे कुटुंब परिवार के लोग मिलेंगे हम बोलेंगे कि नहीं? क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये हमारा संस्कार है। जस्तु भाई मेरी आवाज आ रही है? आ रही। सुमन मित्तल जी मेरी आवाज आ रही है? सुशीला भाभी आप अपने आप को अनम्यूट करके रखें पूरे टाइम जी, ताकि मैं जब अच्छा भी जी, ओके आवाज आ रही है कि नहीं मुझे तुरंत पता चल जाए। प्लीज जी, आ रही है आपकी आवाज। हम ये सारी एक्टिविटी जो कर रहे हैं ये संस्कार है साथियों। ऐसे ही विवाह भी एक संस्कार है। बिल्कुल। हाथ फेरे अग्नि के चारों तरफ हमने किसी का हाथ पकड़ कर या हाथ थाम कर जो लिया है इसको भारतीय संस्कृति में संस्कार बोला गया है। और संस्कार मतलब पूरी जिंदगी करने वाला एक्ट, क्रिया। इसका मायने ये है कि विवाह जो हमने किया है इसका मतलब हमने अंदर ही अंदर एक कसम खाई है खुद से, किसी का हाथ पकड़ के, किसी का हाथ थाम के, कि अब ये हाथ जिंदगी भर हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे घड़ी सुख की हो या दुख की, अब ये हाथ छूटेगा नहीं। ये वाला खुद से किया हुआ एक्ट, ये वाला संस्कार, ये है विवाह। विवाह की दूसरी परिभाषा और वो है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। पूनम सुमंत आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। लव मैरिज है अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज सर। अरेंज मैरिज यानी मम्मी पापा ने पसंद किया और आपने भी पसंद किया, यस ऐसा सर, ही हुआ? यस सर। विवाह आपने भले ही मम्मी पापा की पसंद से किया, लेकिन किया किसके लिए? मम्मी पापा के लिए किया या खुद के लिए किया? खुद के लिए किया सर। खुद के लिए किया। कैसे, मतलब इसको कैसे समझाओगे आप कि ये आपका डिसीजन था, ये आपकी जरूरत थी शादी? सर बोलते हैं एक एज के बाद शादी हो जाए तो अच्छा है करके, तो फिर बस। अच्छा, यानी किसी ने आपको बोला एक एज के बाद शादी हो जानी चाहिए इसलिए आपने कर ली? नहीं, किसी ने नहीं, मम्मी पापा ने समझाया। हाँ, तो क्या क्या ऐसा था कि एक एज के बाद शादी हो जाए? दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ सर। हाँ हाँ, लेकिन कुछ लोग तो नहीं करते ना। वो उनकी मर्जी है सर। हाँ, आपकी मर्जी थी इसलिए आपने की। यस सर। आप इस बात से एग्री कर रही? यस सर। हाँ, तो क्या ऐसा था कि आपको लगा शादी करना चाहिए? थोड़ा कठिन हो रहा है क्या? यस सर। एक्चुअल में ऐसा है साथियों कि एक समय के बाद हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस ऐसे आते हैं कि अब हमको मम्मी पापा का लाड प्यार केयर सब कम पड़ती है। आप समझ रहे हैं? हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं। और हमारी खुद की बॉडी की डिमांड, हमारे इमोशंस की डिमांड हमको एक और साथी की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है कि अब जीवन में
एक अधूरापन हमको महसूस होता है और ऐसा लगता है कि कोई साथी हमको मिले जिनके साथ हम पूरी जिंदगी अपने इस अधूरेपन को पूर्णता का अंजाम दे पाए। और ये हमारी खुद की डिमांड होती है और इसलिए हमारा खुद पर एक कमिटमेंट होता है, प्रतिबद्धता जिसको बोलते हैं। एक शादी मतलब एक कमिटमेंट है खुद से। मेरे को 1 मिनट देना, मेरी लाइट आ गई है। मैं 1 मिनट में वाईफाई से ज्वाइन हो रहा हूँ। एक मिनट। ये शादी मतलब एक कमिटमेंट जो लड़का और लड़की खुद से करते हैं कि ये मेरी जरूरत है, मुझे शादी की जरूरत है, मुझे एक साथी की जरूरत है जिसके साथ मैं अपनी सारी फीलिंग, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, सारी टाइप की फीलिंग फुल्ली शेयर कर सकूं। मैं किसी को अपना बना लूं, मैं किसी की हो जाऊं। ये फीलिंग को एड्रेस करने के लिए हम खुद से एक कमिटमेंट करते हैं और उसको बोलते हैं शादी। तो मैरिज पहले संस्कार और फिर है कमिटमेंट। मैरिज का तीसरा डेफिनेशन, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। अब ये इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? मैरिज को संस्था बोला जाता है, विवाह संस्था सुना होगा आपने। भारत में विवाह को संस्था बोला गया। जैसे आप स्कूल और कॉलेज में पढ़े वो एक इंस्टीट्यूशन है कि नहीं राजेश भाई? स्कूल और कॉलेज में आप पढ़े हैं। हाँ जी सर। अभी मैं आपसे पूछूंगा किस इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन किया, तो आप कुछ नाम बोलेंगे कि सर मैंने इस इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन किया। हम जहाँ पढ़े हैं वो स्कूल, कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी को हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। बराबर। सेम मैरिज को भी इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। मतलब दोनों में कुछ समानता है। हाँ जी सर। समानता है, तो समानता ये है हेलो विनीता जी, इनको संजय जी को पीआर फरमाने को को होस्ट बना दीजिए। मेरे फोन में नहीं आ रहा नेटवर्क, मैं उससे जुड़े। साथियों लाइट आ गई है। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ संजय भैया। अभी सबको सब म्यूट कर दीजिए। जी विनीता जी एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए। सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ संजय भैया आप खुद अपने आप को म्यूट कर। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे यहाँ थोड़ा सा बिजली का प्रॉब्लम हो गया, बट वापस इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। सुशीला भाभी मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ भाई। मम्मी पापा का घर छोड़कर पूरी जिंदगी के लिए लड़के के साथ रहना पड़ेगा, ये नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, एक लड़का और एक लड़की एक साथ इस इंस्टीट्यूशन के मेंबर बनेंगे, ये नियम नंबर 2। नियम नंबर 3, जिस घर में आप रहोगे उस घर के नियम कानून कायदे आपको पसंद हो या ना हो मानने पड़ेंगे। इंस्टीट्यूशन की अगर आप मेंबरशिप ले रहे हो तो
नियम नंबर 4 इंस्टीट्यूशन, आप हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर अब इस फैमिली को ग्रो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो। पूनम, पॉसिबल है क्या माँ बनना बिना मैरिज के? नो सर। बिना इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए कोई लड़की चाहे तो मातृत्व का सुख भोग सकती है क्या? नो सर। और अगर किसी ने कर भी लिया तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है क्या? नो सर। नहीं। इसलिए मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज इज अ कमिटमेंट एंड फाइनली मैरिज इज संस्कार। ये 3 डेफिनेशन है मैरिज की। अगर हमने इसको प्रॉपर तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ में जगह दी इन डेफिनेशन को, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारा समर्पण एक दूसरे के प्रति और परिवार के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारी खुशियां ऐसा करने से शायद परिवार में और ज्यादा बढ़ जाएं। मैरिज संस्कार है, मैरिज कमिटमेंट है और मैरिज इंस्टीट्यूशन है। अब हम ज्यादातर यहाँ पर मारवाड़ी लोग हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्रॉफिट होता है तो ही करते हैं। सुमन, गलत बोल रहा हूं? सही? सही बोल रहा है। सही है ना? आपने शादी भी की तो इसके भी कुछ एडवांटेज आपको दिखे होंगे तभी की। क्या एडवांटेज है? पूजा सेठिया अनम्यूट करिए, राहुल केजरीवाल अनम्यूट हो जाइए। अब कम लोग हैं, मेरे को लगता है सभी अनम्यूट हो जाए तो भी चलेगा। सुशीला भाभी, अगर किसी हाँ का बिल्कुल ठीक कह रहे भैया, अपने आप को अनम्यूट भी कर ले और वीडियो भी ऑन कर ले, स्टार्ट करने में अच्छा लगेगा। बोलिए सर। कृपा केजरीवाल, आप मुझे सुन पा रही है क्या? हाँ सुन पा रही हूँ। किसी ने 2 डिवाइस संजय भैया आपकी आवाज इको हो रही है। सुशीला भाभी आपकी भी हो रही है। किसी ने 2 डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ है। चलिए, अभी ठीक नहीं, अभी भी इको तो हो रहा है। पता नहीं आपके जीवन में जितने अंत तक वो आपका साथ निभाएगी, दूसरा कोई भी नहीं निभाएगा। बाकी कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, तो आदमी को एक ऐसा साथी चाहिए जो कि उसका जीवन भर साथ निभा पाए। संजय भैया की लगता है लाइट चली गई। शादी के बाद हमारी पर्सनालिटी ग्रो हुई कि नहीं हुई? हुई सर। कैसे? अब हम बहू बन गई किसी के घर की, बहू बन गए हम सर, किसी किसी की की वाइफ बीवी बन बन गई। गए। यस सर। हाँ, लोगों ने हमको अब इज्जत देना चालू कर दिया। यस सर। एक रेस्पेक्ट मिलता हमको अब सोसाइटी में, जस्ट बिकॉज हमने शादी की। हम किसी की माँ हैं, इस घर में भी मिलता है और मायके में भी मिलता है। आप सोचिए, शादी के पहले जब आप मायके में थी तो सब लोग आपको छोटी है छोटी है छोटी है बोल के छोटा ही समझते थे। अभी शादी क्या हुई, 1 आध साल में ही माँ आपसे राय लेने लगती है। आपकी माँ आपसे राय लेती है, बता क्या करना, कैसे करना। बड़ा मानते हैं आपको, बड़ा। ये फायदा है शादी का, आपका स्टेटस ग्रो हो गया। आप सोच के देखना, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं हम,
और पूजा जब हो जाती तो आरती करते हैं। आप शादी होके आई, मान लो आप 25 साल की थी और शादी हुए आपको 1 साल हुआ होगा, और उस घर में आपकी एक ननद थी कुंवारी जो 24 साल से उस घर में, 24 साल से, आपको आए 1 साल हुआ, लेकिन दिवाली में आरती करनी है भगवान की, तो पहले किसके हाथ में आएगी थाली? बहू आपके के हाथ हाथ में आएगी कि ननद के आएगी कुंवारी? में, बहू के हाथ में आएगी सर। बहू के हाथ में। ये रुतबा बढ़ा ना, ये Yes, sir. एनहांस स्टेटस हो गया, ये शादी से हुआ। शादी से हमारे को एक एटीएम मिल गया घर में, एटीएम, हस्बैंड के रूप में। चाहे कितने पैसे उसकी जेब से हम निकाल सकते हैं बिना पूछे, कभी भी कर सकते हैं कि नहीं पूनम? यस सर, यस सर। करते हैं कि नहीं? नहीं सर। एटीएम मिल गया हमको, हमारा स्टेटस बढ़ गया, हमारी लाइफ में सिक्योरिटी आ गई शादी से। अभी रोड में जाओ, एक्टिवा आपकी पंचर हो जाए, आप उसको घसीटते हुए लेके जाओ, आधा किलोमीटर भी आप नहीं जाओगी कि कोई पहचान वाला आ जाएगा परिवार का, और वो बोलेगा अरे अरे आप रहने दो, आप मेरी गाड़ी लेकर जाओ, मैं ठीक करा के भिजवा दूंगा आपके घर। होगा कि नहीं ऐसा पूनम? होता है सर। ये सिक्योरिटी, ये सोशल सिक्योरिटी है। कॉलेज में पढ़ती थी, एक्टिवा पंचर हुई होगी, भाई को बोला होगा भाई एक्टिवा पंचर हो गई, तो बोलता है तू जान, तेरा काम जाने, मेरे पास टाइम नहीं है, तू बनवा के आ जा, या छोड़ दे वहां, ऑटो करके आ जा। ये फर्क है, ये फर्क है। अभी घूमने जा रहे हो और 6 डाको, 6 लगेज, और स्टेशन में कूली नहीं हो, कौन उठाएगा? हस्बैंड। ये एडवांटेज है, ये मैरिज के सारे एडवांटेजेस हैं, ये बहुत बड़े एडवांटेज हैं, ये छोटे नहीं है। राहुल भाई, राजेश भाई, हाँ जी सर। स्टेटस बढ़ा क्या अपना मैरिज के बाद? हाँ जी सर। सिर्फ बहुओं का बढ़ता है, लेडीज लोग का बढ़ता है ऐसा नहीं है, हस्बैंड का भी बढ़ता है। बराबर सर। हमारे पापा हमको बात बात पे चिल्लाते थे पहले, बराबर। अब वो भी हमसे बड़े अदब से बात करते हैं। ये हकीकत है सर। आवाज आ रही राजेश भाई? हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है। स्टेटस अपना भी बढ़ा कि नहीं? बढ़ा ना सर। आज दुकान में हम डिसीजन ले पाते हैं, ये स्टेटस बढ़ा हमारा, हम पूछते नहीं है ज्यादा। सही बात है। हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। सही बात है सर। अभी हम दामाद हो गए किसी के, किसी परिवार के हम दामाद हो गए, सर। और वहां हमने एक फोन कर दिया कि बॉस परसों आ रहा हूँ, खाना खाऊंगा। हाँ, खातिरदारी पूरी तैयारी। तो 2 दिन सब काम छोड़ के हमारे पीछे। ससुराल जा रहे हो, लोगों को पता चल जाए दामाद बाबू आ रहे हैं, हाँ जी सर। खातिर होती है कि नहीं? बहुत होती है सर। थोड़ी होती है कि ज्यादा होती है? ज्यादा ही होती है। ज्यादा होती है। ये हाँ क्या जी है? ये स्टेटस हमारा बढ़ गया, यस सर। रुतबा रुआब हमारा बढ़ गया, और एक हमको जीवन साथी मिल गया वो जिसके साथ हम अपनी सब चीज शेयर कर सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट है। यस सर। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है।
मैरिज का, कि हमको एक जीवन साथी मिल गया जिसके साथ हम चाहे जो हो वो शेयर कर सकते हैं। बराबर। हम हमारे मम्मी पापा से भी वो नहीं शेयर कर सकते जो हम अपने लाइफ पार्टनर से शेयर कर सकते हैं। ये कितना बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। और क्या फायदा हुआ मैरिज से सुमन भाई? तो खाना पीना टाइम से मिलता है, दुकान से आओ तो पानी गिलास मिल जाता है। खाना पीना टाइम से मिलता है और आपकी पसंद का ख्याल रखा जाता है, आपका वेट किया जाता है। शादी से पहले 12 बजे 1 बजे आते थे, हाँ, लोग दरवाजा खोल देते थे, आप अपने कमरे में चल देते थे। बस पूछ लिया किसी ने खाना खाएगा तो ठीक है, किसी ने नहीं पूछा तो भी ठीक है। अभी बराबर बात। अभी अगर दुकान में फंस जाओ, काम हो, सीजन हो, टाइम से घर नहीं आ रहे हो, फोन आता है कि नहीं? आते हैं ना। खाने पर वेट होता है कि नहीं? ये सारी एडवांटेजेस हैं मैरिज के। पूजा चांडक सुन रही है क्या? हाँ सर। पूजा जी, शादी के कुछ फायदे हैं क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल फायदे हैं। जैसे सर जैसे कि अभी आपने बताया है, आप जो बोल रहे हैं स्टेटस बढ़ जाता है, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, हमें जो हमने बताया उसको एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जो मैंने बोला या और लोगों ने बोला उसको छोड़ के भी कुछ ध्यान आ रहा है क्या? बिल्कुल सर। और हम हमारे लाइफ में हमको एक प्रकार का मतलब बोल सकते हैं कि जिसके लिए हम जैसे हम बोल सकते हैं कि जिस लिए हम आए हैं, तो वो हिसाब से हमें हमारे लाइफ को जीते हैं सर, इस टाइप से कुछ। और एक हमारा जो रुतबा रहता है वो भी एक चेंजेस आते हैं उसमें भी। फायदे तो सर काफी सारे हैं। आपको अनकंडीशनल लव मिलता है, अनकंडीशनल, हस्बैंड को भी वाइफ को भी अनकंडीशनल लव। वाइफ ऐसा नहीं बोलती कि मेरे को मायके जा रही हूँ 25,000 रुपए दोगे तो ही मैं तुमको प्यार करूंगी। जी हाँ सर, अनकंडीशनल लव है। संजय भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आवाज इको हो रही थी तो मैंने म्यूट कर दिया था। अनकंडीशनल लव मिलता है हमको, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, और एक भरोसेमंद साथी मिलता है 24/7। कितने भी दूर रहे हम किसी भी कारण से, चाहे बिजनेस के कारण हो, चाहे वाइफ मायके जाना पड़ा हो, व्हाटएवर, लेकिन अंदर से एक एहसास होता है कि हम दोनों 24/7 साथ में। ये एडवांटेज है मैरिज का। बिल्कुल सर। आपको एक निरंतरता मिलती है, कंसिस्टेंसी तो बोलते हैं कि यस अब सही पटरी पर गाड़ी जा रही है।
बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, भगवान का क्या बोलते हैं हम, भगवान का दिया सब कुछ है और जिंदगी की गाड़ी बढ़िया चल रही। जो फीलिंग आती है संपूर्णता की, कि पूर्णता हो गई अब लाइफ में, ये कहाँ से आई? ये मैरिज से। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम माँ बाप बन सकते हैं, जी हाँ, जो हमने देख ही लिया। अब हम बात करेंगे मैरिज के अलग अलग पड़ाव की, स्टेजेस की। हमारी पूरी की पूरी वैवाहिक जिंदगी जो है, सुशीला भाभी बहुत इको हो रहा है क्या? भैया एक बार फिर म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। अब आप अपने आप को कर लीजिए अनम्यूट। अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूं ना, बाकी सब आप बोल म्यूट है। दीजिए। बाकी सब म्यूट रख लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 10:10 तक, यानी लगभग 15 मिनट में मैं फिनिश कर दूं। काफी कुछ छूट गया है डिस्टरबेंस के कारण, लेकिन मेरे को लगता है 10:15 से ज्यादा खींचना ठीक नहीं है। हम कोशिश करेंगे कल को ज्यादा अच्छे तरीके से, अगर भगवान ने साथ दिया तो लगभग पूरी चीजें कवर कर लें। लेकिन आज थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया। जी, मैरिज के 3 स्टेज हैं। आपने जब से शादी की और जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमारी पूरी वैवाहिक जिंदगी की 3 स्टेजेस हैं अलग अलग, और हर स्टेज को जीने का तरीका भी अलग अलग है। और जिस स्टेज की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो हमने समझ ली और अकॉर्डिंगली हमने अपनी जिंदगी जी, तो पूरी की पूरी हमारी वैवाहिक जिंदगी बहुत खुशनुमा हो सकती है। विवाह की पहली स्टेज है हनीमून स्टेज। हमारी पूरी लाइफ का ये सबसे छोटा पीरियड होता है। नाम बड़ा गुदगुदाता है हनीमून स्टेज, लेकिन पूरी लाइफ का ये सबसे छोटा पीरियड होता है। ये शुरू होती है, ये वाली स्टेज, जिस दिन हम शादी करते हैं उस दिन से। जिस दिन हमने शादी की, वहां से लेकर जिस दिन हम मम्मी पापा बन गए, यानी पहला बच्चा, जिसको अगर मैं टाइम पीरियड में देखूं तो 3 साल 4 साल शादी के, ये हर व्यक्ति की लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है। पूनम, मेरी बात से एग्री कर रही हो कि नहीं? यस सर। कितना रहा आपका ये हनीमून स्टेज? 2.5 साल। 2.5 साल। और फिर ये चला गया। जरा याद करिएगा ये 2.5 साल हनीमून स्टेज वाला कैसा था? बहुत अच्छा था सर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इट वाज फुल ऑफ रोमांस एंड एक्साइटमेंट। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट है ना? सर। हस्बैंड की हर एक्टिविटी, हर बात, उसका हर तरीका सब पसंद आता था। वो क्या पहन रहा है वो भी पसंद आता था। वैसे वाइफ की हर बात, हर चीज हस्बैंड को पसंद आती थी। हम ज्यादा नाराज नहीं होते थे एक दूसरे से। हम छोटी छोटी बातों में लड़ झगड़ भी लेते थे तो तुरंत पैचअप भी हो जाता था, भूल जाते थे, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत था। हर समय ऐसा लगता था हस्बैंड एंड वाइफ को कि हम कुछ नया करें, हम कुछ नया दें इस रिलेशनशिप को। सही बोल रहा हूँ गलत राजेश भाई? ये था हमारा हनीमून स्टेज। डिफरेंसेस होते थे हमारे बीच में, लेकिन वो बहुत लंबा चलता नहीं था। कभी वो मान जाता था, कभी हम मान जाते थे। इस तरीके से बढ़िया चलता था हमारा हनीमून स्टेज। हम एक दूसरे को शारीरिक रूप से भी सहजता प्रदान कर रहे थे।
एक दूसरे को की शारीरिक भावनाओं को भी बहुत अच्छे से समझ रहे थे उस पीरियड में। और हमने जो नया हमारा सेटअप था ससुराल, लड़के का भी और लड़की का भी, दोनों जगह लोगों को समझने का, अंडरस्टैंड करने का, उनकी भावनाओं को समझने का भरपूर प्रयास इस समय हमने किया था हनीमून स्टेज में। गलत बोल रहा हूं सही? आज भी अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसे कोई कपल हो जिन्होंने अभी हनीमून स्टेज को पार नहीं किया, तो मेरा उनके लिए गुरु मंत्र है, और वो गुरु मंत्र ये पंचलाइन है, जी लो जी भर के। क्योंकि ये पीरियड लाइफ में वापस आ सुशीला भाभी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही सुशीला भाभी? आ रही है भैया, आ रही है आपकी आवाज। जी लो जी भर के, ये मंत्र है हनीमून पीरियड का, हनीमून स्टेज का। दूसरी स्टेज है, वो है रियलिटी स्टेज। हर किसी के जीवन में, जिन्होंने शादी की है, ऐसे जोड़ों के जीवन में रियलिटी स्टेज सबसे लंबा पीरियड होता है। रियलिटी स्टेज शुरू होता है जिस दिन हमारा पहला बच्चा हुआ, वहां से लेकर हमारे पहले बच्चे की शादी, बहुत लंबा पीरियड होता है किसी के भी लाइफ का। हम मम्मी पापा बने उस दिन से लेकर जिस दिन हम मम्मी जी और पापा जी बन गए, वहां तक का सफर रियलिटी स्टेज। रियलिटी स्टेज का भी अपना अलग अंदाज होता है जीने का। शायद आप में से मैक्सिमम लोग जो इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं वो इस स्टेज को बिलोंग करते हैं कि आप अभी मम्मी पापा बन गए, और आने वाले कुछ सालों बाद आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, पहले बच्चे की शादी होगी। वहां तक का जो सफर है वो रियलिटी स्टेज है। इस स्टेज की अपनी पिक्यूलैरिटी है। वो क्या है कि अब हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, हमारे ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं है, अब हम किसी परिवार की, प्रतिष्ठित परिवार की बहू हैं, हम किसी की मम्मी हैं, हम किसी के पापा हैं, हम किसी परिवार के दामाद हैं। ये सारी फीलिंग के साथ अब हम जीने लगे हैं, जो हनीमून स्टेज में इतना ज्यादा नहीं था। एक फाइनेंशियल बजटिंग वाला एटीट्यूड आ गया हमारा। अब हम पैसे बचाने का प्रयास करने लगे हैं, क्योंकि हमको हमारे बच्चों की बेहतरीन परवरिश करनी है। उस तरीके से हम अपनी जिंदगी ले जा रहे हैं। हम पैसा खर्च भी कर रहे हैं और बजट और प्लानिंग भी कर रहे हैं पैसों की। ये रियलिटी स्टेज का सच है। हम अब बैलेंस करके जीते हैं, हस्बैंड वाइफ और मम्मी पापा, इसके बीच का बैलेंस करते हैं हम कभी मम्मी पापा के रोल में आते हैं, कभी हम अपने आप को हस्बैंड एंड वाइफ के रोल में रखते हैं। प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे से, बखूबी हम ये वाली बैलेंसिंग करते हैं। हम समाज में अपना स्थान और पक्का करने का प्रयास करते हैं। हम सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, हम रिलीजियस फंक्शंस में जाना आना शुरू करते हैं। ये सब चीजें रियलिटी स्टेज में होती है हमसे। जैसे हनीमून स्टेज के लिए मैंने एक लाइन बोली, जी लो जी भर के, वैसे ही रियलिटी स्टेज के लिए भी मैं एक लाइन बोल रहा हूं,
और वो लाइन ये है साथियों कि डोंट एक्सपेक्ट हनीमून स्टेज इन रियलिटी स्टेज, वरना थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी। अरे यार, अब तू उतनी दुबली कोमल और तेरी लाइफ, तेरे चेहरे में वो ग्लो नहीं रहा जो शादी के शुरुआती दिनों में था। अगर हमने ऐसा बोला वाइफ को तो वो बुरा मान सकती है, जबकि वो है सही, क्योंकि अब हम रियलिटी स्टेज में आ गए। अब हमारे भी बाल वाइट होने लग गए, हमारे भी चेहरों में थोड़ी सलवटें आने लग गई। ये रियलिटी स्टेज का सच है। वाइफ कंप्लेंट करे कि तुम तो मेरे को शादी के तुरंत बाद इतना घुमाते थे, मोटरसाइकिल में यहाँ लेकर जाते थे, वहां लेकर जाते थे, सैटरडे को तो हमारा फिक्स था कि बाहर खाना खाएंगे, सब खत्म हो गया। तो यस, खत्म हो गया, क्योंकि वो रियलिटी स्टेज आ गई अब लाइफ में और हनीमून स्टेज चला गया। इसलिए रियलिटी स्टेज में हनीमून स्टेज को एक्सपेक्ट भी मत करना, वरना खुशियां हम अपनी लाइफ की कम कर देंगे। थर्ड स्टेज, जिसमें आज हम नहीं है लेकिन सर्टेनली आने वाले समय में हम उस स्टेज में जाएंगे, वो है मैच्योरिटी स्टेज। आज हमारे घर में है वैसे लोग जो मैच्योरिटी स्टेज में। मैच्योरिटी स्टेज मतलब हमारे पहले बच्चे की शादी, वहां से लेकर ये दो हंसों का जोड़ा में से एक जोड़ा उड़ जाएगा फुर, और एक रह जाएगा। और फिर कुछ समय बाद ये दूसरा हंस भी उड़ जाएगा। और ये सालों से, शिद्दत से, मेहनत से, प्यार से बनाया हुआ हमारा घोंसला, जिसमें ये दो हंसों का जोड़ा खूब बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा था, ये खाली हो जाएगा। वहां तक का सफर मैच्योरिटी स्टेज। ये जीवन का सच है दोस्तों, जो आया है वो जाएगा। मैच्योरिटी स्टेज की अपनी तरीका है, अपना अंदाज है जीने का। आज हमारे मम्मी पापा उस स्टेज में हैं, वो जी रहे हैं वो जिंदगी, वो हम देख रहे हैं, हम समझ सकते हैं। जो वो जी रहे हैं वो हमें भी जीनी है आगे चलकर, हम भी उस स्टेज में आने वाले हैं। क्या है मैच्योरिटी स्टेज? मैच्योरिटी स्टेज मतलब थकान। मैच्योरिटी स्टेज मतलब छोड़ने की प्रक्रिया। अब ज्यादा कमाना नहीं, अब ज्यादा धंधे में इन्वॉल्व होना नहीं, अब ज्यादा किचन विचन चौका चूल्हा करना नहीं, अब थोड़ा आराम पसंद हो जाना, अब थोड़ा रिटायरमेंट वाला भाव लाना, अब थोड़ा रिलीजियस हो जाना, अब लोगों को अपना अनुभव शेयर करना। ये सारी चीजें मैच्योरिटी स्टेज की है। और इसके साथ साथ शरीर हमारा अब जवाब देने लगता है, अब मेरे से उतना काम नहीं होता जितना मैं पहले कर लेती थी, अब मैं उतनी भागदौड़ नहीं कर पाता जो मैं पहले कर लेता था। ये वाली तरीके से जीवन जीने का एक हमारा अंदाज हो जाता है। और फाइनली हमको ये घोंसला छोड़कर जाना है। जैसे दो स्टेज के लिए मैंने आपको बताया, जी लो जी भर के, डोंट एक्सपेक्ट हनीमून स्टेज इन रियलिटी स्टेज, वैसे ही मैच्योरिटी स्टेज के लिए भी मेरे पास आपके लिए एक लाइन है। और वो लाइन है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। What you will sow, that you will reap. सीधा सीधा मैं आपको बोलूं तो आज हम जो व्यवहार हमारे परिवार में मैच्योरिटी स्टेज के लोगों के साथ कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद ये सब कुछ लौट के भगवान हमारे साथ करने वाला है।
इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, परिवार में मैच्योरिटी स्टेज के जो लोग हैं, यानी आपके मम्मी पापा और आपके मम्मी जी पापा जी, इनके साथ व्यवहार हमारा ऐसा हो कि इनको अपनी लाइफ में सुकून का अनुभव हो। हे भगवान, इतना छांट के एक बहू लाई, 30-30 लड़कियों को रिजेक्ट किया आपने इकलौते लड़के के लिए, और वो बहू आई और उसने 6 साल में हमको रिजेक्ट कर दिया। ऐसा न हो। ये बेटे को मैंने हाथ पकड़कर बड़ा किया और धंधा करना सिखाया, और आज ये मेरे को आंख दिखा रहा है। सारा मेरा जमा किया हुआ, और उसमें मेरे को एक शब्द बोलने की भी आजादी नहीं। इतने बड़े घर में मैं सिर्फ एक कमरे का होकर रह गया। ये फीलिंग अगर हमारे घर के मैच्योरिटी स्टेज के लोगों को आज हमारे कारण आ रही होगी, तो दोस्तों बुरा मत मानना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ऐसा कुछ हमारे साथ न हो जाए भविष्य में, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जिनके भी घर में मैच्योरिटी स्टेज के लोग हैं एज ए फैमिली मेंबर,